हेलो एवरीवन गाइस, इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स में आप लोग न्यूमेरिकल को आसानी से कैसे निकालें ये पढ़ेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको न्यूमेरिकल्स में प्रोपोर्शनैलिटी का यूज कैसे करें जिससे आपके लिए न्यूमेरिकल निकालना बहुत आसान हो जाएगा और आपको न्यूमेरिकल से डर नहीं लगेगा। ठीक है, ये इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। जल्दी से कॉपी और पेन निकालिए और मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या लर्न करेंगे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस वीडियो के, ये तीन टॉपिक्स। पहला, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, इसका दूसरा नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कोई रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। कैसे न्यूमेरिकल्स में रिलेटिव परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का हम यूज करते हैं ये देखेंगे। देन कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ के अंदर हम प्रोपोर्शनैलिटी को सीखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट जो कि कूलम्ब्स लॉ को भी लिंक करता है और रिलेटिव परमिटिविटी को भी लिंक करता है। कैसे इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कूलम्ब्स लॉ पे न्यूमेरिकल आते हैं ये स्टडी करें। ठीक है, और इन तीनों की इंटीग्रेटेड एक साथ अप्रोच मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ, सबसे पहले ये पता करते हैं और कूलम्ब्स लॉ से ही हम फर्दर रिलेटिव परमिटिविटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट को समझेंगे। मेरे पास दो पॉइंट चार्ज है, एक है Q1 और दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है R और जो मीडियम है इसके चारों तरफ, जिस मीडियम में ये रखे गए हैं, ये मीडियम है वैक्यूम। अब वैक्यूम में आपको दो चार्ज दिए गए हैं जिनके बीच की डिस्टेंस है R। आपको ये बताना है इन दोनों चार्जेस के बीच कितना फोर्स लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, दो चार्जेस के बीच फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, मतलब कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं यानी अट्रैक्शन का फोर्स, रिपेल भी कर सकते हैं रिपल्सन का फोर्स। अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों मिलके कहलाते हैं इंटरेक्शन। ठीक है, तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पॉइंट चार्जेस की प्रोडक्ट, मतलब दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड लिखो जो भी वैल्यू है और इनकी मल्टीप्लीकेशन कर दो। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, दोनों चार्ज होने चाहिए पॉइंट चार्ज यानी एक छोटी सी जगह पे चार्ज होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है कूलम्ब्स लॉ। ओके, तो जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है दो चार्जेस के बीच, ये इनके मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई ना प्रोपोर्शनलिटी। इसका क्या मतलब है कि अगर चार्ज की वैल्यू बढ़ती है तो फोर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी, ये मतलब है डायरेक्टली का। ठीक है, और यही फोर्स जो ये डिस्टेंस होती है इनके, इसके डिस्टेंस क्या है R, R का मैंने स्केयर कर दिया, इसके होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखिएगा, फोर्स F R स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसे बोलोगे अगर डायरेक्टली हो। ध्यान रखना, एक के तो क्या है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पर जो यहां पे डिनोमिनेटर में है इस टर्म के फोर्स क्या हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आप एक साथ बोले तो कैसे बोलोगे, दोनों फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r के साथ। अकेला R स्क्वायर बोला तो आप बोलेंगे फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अब इसका क्या मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, कि अगर ये वाली वैल्यू बढ़ी ना, जो फोर्स है ये घट जाएगा। यानी कि अगर मैं चार्जेस के बीच की डिस्टेंस बढ़ा दूं ना, तो दोनों चार्जेस के बीच फोर्स क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, अगर मैं फोर्स डिस्टेंस को कम कर दूं ना तो फोर्स बढ़ जाएगा। समझ में आ रहे हो, यानी जितने पास होंगे ना आप किसी, यानी दो चार्जेस जितने पास पास होंगे ना, फोर्स उतना ही क्या होगा, ज्यादा। दूर चले जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, यही कहता है कूलम्ब्स लॉ।
चार्जेस के मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस को जोड़ो एक साथ, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। हो गया कूलम्ब्स लॉ। अब जब इस डायरेक्टली को मैं हटाता हूं, इक्वल का निशान लेके आते हैं हम, तो हमें एक कांस्टेंट यूज करना पड़ता है। मैंने बोला वो कांस्टेंट है कि, ठीक है, ये फोर्स हो गया आपका है, ओके, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर रख दो यार, सिंपली Q1 Q2 की गुना बाई में आर स्क्वायर, ऐसा कैसे? तो जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। दिस इज कूलम्ब्स फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, और दिस K इज नोन एज व्हाट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या था? कूलम्ब्स लॉ वाला, वो क्लियर हो गया। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, थर्ड ऑब्जेक्टिव था इस वीडियो का, कि इसकी मैथमेटिकल वैल्यू होती है 1 अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोबारा सुनिएगा, मैंने बोला एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन ऑफ मीडियम, एनी मीडियम। K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1 भाग में 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन m। इसे हम E जैसा ये दिख रहा है, इसे कहते हैं एप्सिलॉन, ठीक है। ये होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी ये जो एप्सिलॉन em है, दिस इज परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, ठीक है। अब अगर मैं कह दूं मीडियम मैंने वैक्यूम ले लिया, क्या ले लिया? वैक्यूम। मीडियम क्या ले लिया? वैक्यूम ले लिया। जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है मीडियम क्या? वैक्यूम दे रखा है। तो एप्सिलॉन, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम को हम एप्सिलॉन नोट से लिखते हैं, इसे बोलते हैं एप्सिलॉन नोट, ठीक है, एप्सिलॉन नोट। तो बताओ वैक्यूम का K क्या हो जाएगा? मैंने इस K को लिख दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट फॉर वैक्यूम, K नोट 1 अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट। ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट फॉर वैक्यूम 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट। दिस इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम वैक्यूम। मीडियम क्या है यहां पे? वैक्यूम। मान लो मैंने मीडियम चेंज कर दिया, अगर मैंने परमिटिविटी को चेंज किया तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी चेंज होगा? हाँ बिल्कुल। जैसे मैंने बोला कि अगर मैं वैक्यूम की बजाय दो चार्जेस को, जिनके बीच में फोर्स बता रहा हूं आपको, मैंने इनके बीच मिक्का भर दिया, क्या भर दिया? मिक्का, या मैंने बोला रेत डाल दिया, छड्डो यार पानी डाल दिया, पानी होता है ना ऐसा, मैंने दोनों चार्जेस का सेटअप उठाया और इसको पानी में रख दिया, तब दोनों चार्जेस के बीच मीडियम क्या आ गया भाई? वाटर, वोटर आ गया। क्या आ गया? वोटर। तो अगर यहां वोटर आ जाए तो ये के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी। हाँ कैसे? मतलब के फॉर वोटर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपन में 4 पाई एप्सिलॉन ऑफ वाटर, परमिटिविटी ऑफ वाटर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है ये मीडियम पे डिपेंड करता है। दिस के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन मीडियम, ओके। अब अगर वाटर मीडियम की फॉर्म में है तो के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट फॉर वाटर इज इक्वल टू 1 अपन 4 पाई एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ वाटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं मीडियम चेंज कर दूं, मैंने दो चार्जेस सेटअप लिया, पहले मैंने इसको वैक्यूम में रखा, वाटर में रख दिया, ग्लास में रख दिया, मैं सर पे रख लिया, समझ पा रहे? बोर्ड में रख दिया, तो क्या हर जैसे मीडियम चेंज हुआ क्या इन चार्जेस के बीच फोर्स ऑफ इंटरेक्शन चेंज होगा? यस, बिकॉज फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन दिस के और के डिपेंड्स ऑन दिस एप्सिलॉन, और ये हर मीडियम की अलग अलग होती है।
तो जैसे मीडियम बदलेगा के बदलेगा, के बदलेगा तो दो चार्जेस के बीच फोर्स तो बदलेगा ही। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन मीडियम। परमिटिविटी हर मीडियम की अलग अलग, तो के नोट भी हर मीडियम का अलग, के भी हर मीडियम का अलग अलग। के नोट स्पेशली अगेन सुन लो ध्यान से, वैक्यूम के लिए हम नोट टर्म इस्तेमाल कर लेते हैं, जो नीचे लगा रखा है ना सबस्क्रिप्ट जीरो जैसा, दिस इज नोट, इसे नोट से बोले, ठीक है। अब मुझे वैक्यूम की परमिटिविटी का पता है कितनी होती है। जितने भी मीडियम्स हैं उन मीडियम्स में सबसे कम परमिटिविटी, मिनिमम परमिटिविटी जिस मीडियम की होती है वो होता है वैक्यूम। और वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नोट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस 12। अब इसकी यूनिट चाहिए आपको, ये भी पूछ लेते हैं क्या होती है यूनिट, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर। ये कैसे आई मैं बताऊंगा, ठीक है। अब वैक्यूम की परमिटिविटी का पता चला, ओके। मैंने बोला वाटर की परमिटिविटी, अब ये कैसे निकालूं, बोला क्या मैं इस वैक्यूम की परमिटिविटी, देखो हमें वैक्यूम की परमिटिविटी का कंफर्मेशन हो गया कि ये वैल्यू होती है। अब अगर हम किसी और मीडियम की परमिटिविटी बताना चाहें तो कैसे बताएं, जैसे मैं बोला वाटर की बता दो भाई, अब वाटर की परमिटिविटी मुझे नहीं पता, तो मैं कैसे निकालूं परमिटिविटी वाटर, तो मेरे पास एक आइडिया आया, मैं बोला क्यों ना इस एप्सिलॉन नोट का यूज करके निकाल लिया जाए। बोलो कैसे, सुनो ऐसे, मैं बोला अगर आपको किसी भी मीडियम की परमिटिविटी चाहिए, लिखो उसको ईएम एप्सिलॉन नोट ऑफ मीडियम, एनी मीडियम, आप इसको भाग कर दो एप्सिलॉन ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम से भाग कर दो जल्दी से। अब जो वैल्यू आएगी इसे कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, द रेशियो ऑफ टू परमिटिविटीज इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। स्पेशल बात क्या है, अगर आप किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को वैक्यूम वाली से भाग करोगे तो आप श्योर हैं कि आपको वैक्यूम की परमिटिविटी तो पता है, इसलिए हम लोग जनरली रिलेटिव परमिटिविटी निकालने के लिए किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को वैक्यूम की परमिटिविटी से भाग कर देते हैं, क्योंकि मुझे वैक्यूम की परमिटिविटी का पता है, ठीक है। अब मुझे वाटर की निकालनी है, तो मैं क्या किया, मैंने एप्सिलॉन वाटर की परमिटिविटी बाई में एप्सिलॉन नोट वैक्यूम की परमिटिविटी बराबर है रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी का दूसरा नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको मैं स्मॉल के से लिख रहा हूं। अब स्मॉल के रिलेटिव परमिटिविटी मुझे वाटर की पता है, मैंने बोला कितनी होती है 81, ये मैंने आपको न्यूमेरिकल में दे दिया। तो क्या आप, मैंने बोला क्या कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 81, यानी कि क्या रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि क्या स्मॉल के, यानी कि क्या एप्सिलॉन ऑफ मीडियम बाई एप्सिलॉन ऑफ वैक्यूम का रेशियो कितना है 81। अब ये ध्यान रखना, हमेशा मीडियम की परमिटिविटी को आप जब वैक्यूम वाली से डिवाइड करें ना, तभी उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा, ऐसा हमने कन्वेंशन निकाल दिया, ऐसा फिक्स कर दिया है, ठीक है। तो अगर मैं वाटर की परमिटिविटी को भाग कर दूं वैक्यूम की परमिटिविटी से तो आंसर आता है 81। ये मैं आपको न्यूमेरिकल में बता दूंगा, या एग्जामिनर आपको न्यूमेरिकल में देगा, क्यों, ताकि आप लोग वाटर यानी उस मीडियम की परमिटिविटी बता सके। तो बताओ वाटर की परमिटिविटी क्या आ जाएगी, ई ऑफ वाटर इज इक्वल टू 81 इंटू में एप्सिलॉन नोट, आ गया, बोलो क्या आपने वाटर की परमिटिविटी निकाल दी, हाँ। अगेन अगर किसी भी मीडियम की परमिटिविटी बताना चाहे तो क्या होगी ई एम इज इक्वल टू ई आर इंटू में ई नोट, या ई आर की जगह आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्मॉल के इंटू में एप्सिलॉन नोट का यूज कर सकते, बताओ भाई।
क्या आपको रिलेटिव परमिटिविटी समझ में आई? किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को वैक्यूम की परमिटिविटी से भाग कर दो। द आंसर विल बी रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब मीडियम की परमिटिविटी निकाल लो, ई आर इंटू में ई नोट या के इंटू में ई नोट। रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सिंपली इज द रेशियो ऑफ एनी मीडियम परमिटिविटी बाय में परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। खत्म। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे निकालोगे? 1/4πε0। अब मान लो मैं किसी मीडियम के लिए के निकालना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? 1/4πε ऑफ मीडियम। अब एप्सिलॉन ऑफ मीडियम को मैं कैसे लिंक कर सकता हूं? इस एप्सिलॉन एम की जगह मैं क्या रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू में एप्सिलॉन नोट रख दूं? यस, रख दो। ईएम की जगह मैंने क्या रख दिया? एप्सिलॉन नोट इनटू में ईआर। अब ये बताओ मुझे के की ये वैल्यू बन गई क्या? यस। तो केएम किसी मीडियम का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट किसके बराबर आ जाएगा? के ऑफ वैक्यूम डिवाइड में रह गया ना ये ईआर। यानी आप किसी भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताना चाहते हो तो क्या करो? वैक्यूम का जो सॉरी अगर आप किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बताना चाहते हो तो क्या करें? उस वैक्यूम के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट को रिलेटिव परमिटिविटी से भाग कर दो। आपने वैक्यूम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू पता कर ली, रिलेटिव परमिटिविटी से भाग कर दो, आंसर आ जाएगा क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। यानी कि अगर आप किसी भी मीडियम का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट निकालना चाहते हो तो आप वैक्यूम के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट को रिलेटिव परमिटिविटी से भाग कर दो, या वैक्यूम के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट को आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से भाग कर दो। बोलो, अब जो जो चीजें मैंने क्लोज की हैं जल्दी से आप अपनी कॉपी में के एक पेज पे इनको अलग से एक साथ लिखो। कैसे? एस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट इन वैक्यूम किसके इक्वल हो जाएगा? 1/4πε परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। यही फॉर्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट निकालने का। ठीक है, अगर मैं किसी मीडियम का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट निकालना चाहूं तो कैसे निकाल लोगे? देखिए, के नोट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट फॉर वैक्यूम, इसलिए मैंने यहां पे नोट यूज कर लिया। ठीक है, किसके बराबर होगा? 1/4πε0 परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। डन। ठीक है, अब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट किसी मीडियम का बताना चाहूं तो 1/4πε ऑफ मीडियम परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम जिसका आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बताना चाहते हो। कहां यूज होगा? अगर मैंने दो चार्जेस को वैक्यूम में रखा तो कितना कूलम्ब फोर्स लगता है? मैंने बोला F नोट इज इक्वल टू K नोट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब अगर मैं यही फोर्स किसी मीडियम में बताना चाहूं तो क्या होगा? Km Q1 Q2 बाई में R स्क्वायर। मैंने डिस्टेंस और चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम रखा दोनों केसेस में, बस मीडियम बदला। समझ में आया? यानी कि हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है उसका यूज कहां करते हैं? दो अलग अलग मीडियम्स में फोर्स की वैल्यू बताने के लिए। ठीक है, अब Km अभी मैंने देखा रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट जो यहां यूज हो रहा है। ये है स्मॉल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। ठीक है, किसके बराबर होता है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, अब मैं अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी निकालना चाहूं तो कैसे निकाल सकता हूं?
EM बराबर हो जाएगा किसके, ई नोट से मल्टीप्लाई कर दें, ER इंटू में ई नोट, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल दें इसको स्मॉल के, इंटू में एप्सिलॉन। बोलोगे ये बात समझ में आई? यानी क्या मैं इस EM को ये रख दूं, ER इंटू ई नोट, जो भी रख दिया मैंने, 1/4 पाई ई नोट इंटू ER। अब ये जो ER ई नोट लिखा, तो क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू जो है के नोट के बराबर आ गई? यस। तो KM को मैं क्या लिख सकता हूं, के नोट बाई में ER, और के नोट बाई में ER की जगह क्या लिख सकता हूं, स्मॉल के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बोलो भाई। तो किसी भी मीडियम का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वैक्यूम का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी से भाग कर दो, सिंपल। यानी कि अब मैं अगेन इसी मीडियम में FM निकालना चाहूं, क्या करूं, इसके लिए लिख दूं के नोट बाई में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस इंटू में Q1 Q2 बाई में R का स्क्वायर। अब मैंने आपसे क्या पूछा है, वाटर में, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 81 रख दो, तो फोर्स इन वाटर बराबर आ जाएगा किसके, के नोट Q1 Q2 बाई में R का स्क्वायर डॉट 81। अब ये वाला फोर्स क्या है, जो फोर्स वैक्यूम में लग रहा था F नोट के बराबर है, हाँ, तो मैं FW क्या लिख दूं, F नोट बाई 81। यानी कि अगर मैं आपको ये कह दूं, मैंने दो चार्जेस को पहले वैक्यूम में रख रखा था, अब मैंने वाटर में रख दिया, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और वैक्यूम में फोर्स है F नोट, तो वाटर में फोर्स कितना होगा, आपको क्या करना है, वाटर में फोर्स निकालने का सीधा फॉर्मूला, वैक्यूम में जो फोर्स है उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम से भाग कर दो, आ गया आंसर यार। समझ पा रहे हो? अब एक बात समझिए, क्या अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी होगी ज्यादा तो उस मीडियम का Km इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, कम, क्योंकि दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनलिटी का यूज, यानी मीडियम का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अगली बात क्या, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट ऑफ मीडियम, Fm is directly proportional to Km और Km is inversely proportional to Em। अब प्रोपोर्शनलिटी क्या कहती है समझिए, अगर आपने Em को बढ़ाया, Em को क्या किया, इंक्रीज, तो Km क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट ऑफ मीडियम क्या होगा, डिक्रीज। तो दो चार्जेस के बीच फोर्स क्या होगा, डिक्रीज। आई बात समझ में? रेसिप्रोकेट करते हैं, किसी मीडियम की परमिटिविटी को हमने कर दिया डिक्रीज, अगर मैंने Em को कर दिया डिक्रीज तो Km इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट मीडियम क्या हो जाएगा, इंक्रीज, सो Fm क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ये है प्रोपोर्शनैलिटी को समझना, इसको न्यूमेरिकल के हिसाब से हम अगले वीडियो में समझेंगे, ठीक है, स्पेशल इसी पे न्यूमेरिकल लेंगे, ओके। अगली बात क्या, वैक्यूम की परमिटिविटी सबसे कम होती है, एप्सिलॉन नोट, यहां देख लो, वैक्यूम की परमिटिविटी सबसे कम होती है, तो Km की वैल्यू वैक्यूम के लिए सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब आप दो चार्जेज को वैक्यूम में रखते हो तो उनके बीच फोर्स वैक्यूम में क्या लगेगा, सबसे ज्यादा। ध्यान रखिएगा, वैक्यूम की परमिटिविटी सबसे कम तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट सबसे ज्यादा, तो दो चार्जेज को सेम डिस्टेंस से सेपरेट करते हुए अगर आप वैक्यूम में रखते हैं तो मैक्सिमम फोर्स वैक्यूम में लगता है। ध्यान रखिएगा, ठीक।
एक और बात सुन लो, अगर आप एफ नोट को एफ एम से भाग कर दें तो भी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर आ जाएगा। कैसे? देखो यहां से मैंने क्या किया, एफ नोट यहां पे ई आर आ गया ना अपने आप। अगर मैं 81 इधर ले जाता, एफ डब्ल्यू इधर आ गया ना, यस। यानी अगर आप किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताना चाहते हैं तो क्या करें, वैक्यूम में जो दो चार्जेस के बीच फोर्स लग रहा है उसको मीडियम में जो दो चार्जेस के बीच फोर्स लग रहा है उससे डिवाइड कर दें। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ध्यान रखना, और ये वाला क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होती है। ठीक है, डन। एक और बात समझ लो भाई, यानी कि अगर किसी मीडियम का के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो ज्यादा तो उसमें फोर्स क्या लगेगा, कम। उतना ही फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम। क्यों? क्योंकि अगर के ज्यादा हुआ, सोचो, तो ईएम देख लो, ईएम परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। वैक्यूम की तो कांस्टेंट होती है, तो ईएम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल के बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के। दोबारा सुनो क्या बात है, मैंने बोला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अगर हुआ ज्यादा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कैपिटल के हो जाएगा कम। सिंपल। होप सो आपको बात समझ में आ गई। तो ये थी हमारे 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की अप्रोच। रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हमने अलग कर लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट से, साथ में समझा प्रोपोर्शनैलिटी का यूज हल्का सा कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल से हम इस कंसेप्ट को समझेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप लोग देख, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, होप्स आपको ये तीनों लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो इस वीडियो के थे समझ में आ गए। अच्छे से पढ़िए, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। ऑल द बेस्ट।